जनाब, असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में हो, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर से खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT का घोल, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सारे सवालों का जवाब जानेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे जो आज तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको देखेंगे और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, NCERT का पहला घोल आप लोगों के लिए। दोस्तों, NCERT का पहला घोल आप लोगों के लिए, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे जो NCERT के सवाल हैं उसका जवाब इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए शानदार सवालों को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। फिर से आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक NCERT का घोल जो है आपके सामने प्रस्तुत है। आप जल्दी से इसको पी लीजिए ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सवालों की चर्चा करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल से। जितने टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम बना करके देखेंगे और जानेंगे सारे सवालों के जवाब मात्र एक ही वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी होता है, तभी हम लोग उसका जवाब बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको देखिए क्या है, कौन सही हो सकता है, उसको टिक कीजिए। पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। सवाल है, पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। गैलीलियो ने, मार्कोनी ने, मार्टिन स्मिथ में या न्यूटन ने। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मंदाकिनी का दूसरा नाम आकाशगंगा है। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या चाहिए दोस्तों, आकाशगंगा। किस नाम से जाना जाता है, आकाशगंगा। याद रखिएगा, मंदाकिनी का दूसरा नाम है आकाशगंगा। दोस्तों, आकाशगंगा हम लोग किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि के समय एक जो हमारा आसमान है उसमें असंख्य तारों का एक समूह दिखाई देता है। तो वही जो असंख्य तारे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मंदाकिनी कहा जाता है या आकाशगंगा कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है यह आकाशगंगा को किसने देखा, तो आपको याद रखना होगा कि गैलीलियो गैलीली ने। किसने देखा था दोस्तों, गैलीलियो गैलीली ने देखा था। गैलीलियो इसका जवाब ए नंबर हो जाएगा। और कब देखा था, तो 1609 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में पहली बार इन्होंने अपने से एक दूरबीन बनाया और वही दूरबीन से रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा के असंख्य तारों का एक विशाल समूह देखा, जिसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा। तो पहला सवाल ये यहाँ से पूछ सकता है कि पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। तो गैलीलियो ने देखा। कब देखा, 1609 ईस्वी में देखा। हम लोग आकाशगंगा किसको कहते हैं, तो तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है दोस्तों, तो हम लोग जो है हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या चीज नाम है, मिल्की वे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। क्या बोला जाता है, दुग्ध मेखला बोला जाता है, और इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। तो यहाँ से 3 सवालों के जवाब हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, गैलीलियो ने देखा, 1609 ईस्वी में देखा। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश में जो असंख्य तारे होते हैं उसके विशाल समूह को क्या कहा जाता है, तो आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवालों की ओर। दूसरा सवाल क्या पूछता है कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो है वह किससे संबंधित है, महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से,
हिमालय की उत्पत्ति से कि ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, बहुत बड़ा जो विस्फोट हुआ था उसी को महाविस्फोट कहा जाता है। और वो महाविस्फोट जो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो है पूर्व में क्या था, तो एक गॉड पार्टिकल्स के रूप में था, और वही गॉड पार्टिकल्स जो है यह क्या हो जाता है, तो विस्फोट कर जाता है, और विस्फोट करने से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वह कौन है, तो जॉर्ज लेमेंतेयर। याद रखिएगा कौन है, जॉर्ज लेमेंतेयर। आप लोगों को ये भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी पूछ देता है कि हम जो पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर महाविस्फोट सिद्धांत, यह जो है किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया, जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। दोस्तों ये जो है कब दिया था, तो 1894-1896 में, 1894 to 1896, ठीक ना। इसी समय एक थ्योरी दिया जाता है जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा, और उसमें यह बताते हैं कि पृथ्वी जो था वह पहले क्या था, तो एक विशाल भारी गोला के रूप में था, विशाल भारी गोला के रूप में था, जिसके में एक समय ऐसा विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से क्या होते हैं, तो असंख्य जो टुकड़े होते हैं वह बाहर निकलते हैं, और धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप लेते लेते आज हम लोग जो हमारा आसमान दिखाई देता है, हमारा जो पृथ्वी दिखाई देता है, वो सब सारे चीजों का निर्माण हुआ, सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जितने सारे ग्रह हैं उसका निर्माण हुआ। तो ये था महाविस्फोट सिद्धांत, इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया, 1894-1896 में दिया गया, और किसकी उत्पत्ति से संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बोलता है कि ब्रह्मांड को, ये जो है हमारा ब्रह्मांड वह पूर्व में कैसा था, तो एक विशाल भारी गोला के रूप में था, इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो हमारा ग्रह है, तारे हैं, तारामंडल है, सारी चीजों का निर्माण हुआ। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, शुक्र के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, कि बृहस्पति के चारों ओर। क्वेश्चन जो है बहुत सुंदर है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो दोस्तों धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। धूमकेतु जिसको हम लोग पुच्छल तारा के, धूमकेतु पुच्छल तारा जिसको कहा जाता है ना, पुच्छल तारा यानी पूछ वाला तारा। जब हम लोग देखे होंगे कभी कभी तारा जो है आसमान से टूटकर गिरते हुए दिखाई देता है, तो उसमें लगता है कि तारे की पूछ निकल आए हैं ना। ये क्या होता है, तो आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित एक प्रकार का पिंड होता है, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये लंबी होती है किंतु अनियमित या फिर असमकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि धूमकेतु जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है। यह किससे निर्मित होता है, तो आकाशीय धूल, बर्फ, हिमयुक्त गैसों से निर्मित होता है। पूछेगा कि क्या धूमकेतु खगोलीय पिंड है या नहीं है, तो जी हाँ, खगोलीय पिंड होते हैं। चलिए, खगोलीय पिंड का मतलब होता है जो आसमान में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वह क्या चीज है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है। अर्धचंद्र का मतलब आधा चांद, ठीक ना। तो उस समय पृथ्वी के बीच, सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच जो है वह कितना डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों उस समय जो कोण बनेगा वह होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही जवाब 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए तो इसको टिक कीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि जब अर्धचंद्र ग्रहण होता है, ठीक ना, यहाँ पे अर्धचंद्र ग्रहण उस समय दोस्तों क्या होता है, तो उस समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 90 डिग्री पे होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उस समय 90 डिग्री याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो दोस्तों
देखिए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। किसको हम लोग चुनेंगे? ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी हम लोग किसको बताएं? निहारिका को बताए। तो निहारिका मतलब क्या होता है? तो निहारिका दोस्तों, निहारिका जो है ये सब तीनों क्षुद्र ग्रह जो यहाँ पे नहीं पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, धूमकेतु भी पाए जाते हैं, ग्रह भी पाए जाते हैं, लेकिन निहारिका जो है वह नहीं पाया जाता है। निहारिका क्या होता है दोस्तों? तो निहारिका जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम की संघटक से होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलता है तब निहारिका का निर्माण होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 ग्रह हैं। दोस्तों आपको बता देता हूं कि वर्ष 2006 में, ठीक ना, कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए ग्रहों की संख्या बच गई हमारे पास 8। तो 8 में कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी हम लोग याद रख सकते हैं ब स प म, बस्पम वस्यम, वस्यम, बस्पम वस्यन ना। चलिए ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल, व से बृहस्पति, स से शनि, य से यूरेनस और न से नेपच्यून। ये हो गया हमारा। देखिए दोस्तों इसमें और क्या है कि इसमें जो ग्रह है हमारे, वह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। ये तो पता है आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सभी ग्रह जो हैं वह किधर से किधर परिक्रमा करते हैं? तो पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से किधर करते हैं? पूरब की ओर करते हैं। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। लेकिन शुक्र व अरुण जो है ऐसा ग्रह है जो जस्ट इसका विपरीत काम करता है। वह किधर से किधर करता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। यानी सारे ग्रह इधर से इधर करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है इधर से इधर करता है। याद रखिएगा 2 ग्रहों को। कौन कौन ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करती है? तो पहला हो जाएगा शुक्र और दूसरा हो जाएगा अरुण। ये 2 ग्रह हैं, मात्र 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से लेकर, जो पूर्व से लेकर किधर गति करते हैं? पूर्व टू पश्चिम, पूर्व टू पश्चिम। बाकी जितने ग्रह बचे वो सब किधर से किधर गति करते हैं? तो वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब था 8। कितने ग्रह हैं अभी हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। आगे जानते हैं हम लोग सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन सा है? 4 सबसे बड़ा ग्रह बताना है। क्या बताना है? 4 सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों अगर आकार के अनुसार हमें पूछता है कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है दोस्तों। और सबसे छोटा बुध है। चलिए हम लोग क्रम जान लेते हैं। क्रम कैसे कैसे है? तो सबसे पहले है बृहस्पति। सबसे बड़ा में कौन आता है? बृहस्पति आता है। उसके बाद शनि आता है। उसके बाद अरुण आता है। उसके बाद वरुण आता है। उसके बाद पृथ्वी आती है। उसके बाद शुक्र आता है। उसके बाद मंगल। उसके बाद है बुध हमारा। तो देख लीजिए कौन कौन हम लोग देखें। तो सबसे पहले देखें कि बड़ा जो है बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। उसके बाद पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन देख करके आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या सही होगा? तो सबसे बड़ा जो है वह कौन है? बृहस्पति।
उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को सी नंबर वाला, तो सी नंबर जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, कि गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अनेक आकार प्रकार में जो हमारा ये है पृथ्वी है, परंतु इसकी संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार का हम लोगों को माना जाता है, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार का। ठीक ना? आकाश गंगाएं जो हैं अनेकों आकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें 3 को ही मान्यता प्राप्त है, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार का। तो उसमें जो हमारा ये है वह सर्पिलाकार है दोस्तों। कैसा है? सर्पिलाकार का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह कौन है दोस्तों? तो कोई भी उपग्रह नहीं, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं वह कौन है? तो बुध और शुक्र। कौन कौन है? बुध और शुक्र है, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बुध जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है, जान लिए आप लोग। सूर्य का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, ये भी जान लिया आप लोग। और सूर्य जो है वह दूसरा निकटतम ग्रह है, जो क्या करता है? शुक्र। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 225 दिनों का टाइम लगता है, 225 दिनों का टाइम लगता है। सबसे छोटा ग्रह बुध देख लिए। उसके बाद क्या देखें तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? ये भी बुध होता है। उसके बाद क्या देखें कि सूर्य सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं उसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। बाकी बात सबके पास उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है दोस्तों? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह पूछा जाएगा तो बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? बृहस्पति का उपग्रह नहीं है यूरोपा, गैनेमीड, उसके बाद है कैलिस्टो और डिमोस। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और डिमोस। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा बृहस्पति ग्रह के बारे में कि बृहस्पति के बाद बृहस्पति के पास जो है कुल 79 उपग्रह हैं। कितने हैं? 79, जिसमें आयो आता है, यूरोपा आता है, कैलिस्टो आता है, गैनीमीड आता है, ये सब हो गए। ठीक ना? तो ये सब हम लोग देख लिए किसका होता है? बृहस्पति का होता है 79। कितना होता है? 79। तो दोस्तों तो ये जो है सबसे बड़ा और छोटा यहाँ से पूछ सकता है। देखिए इसका सही जवाब पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसका सही जवाब डी नंबर है। कौन हो जाएगा डी नंबर में? तो डिमोस जो है इसका उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों डिमोस किसका उपग्रह है? अगर बृहस्पति का नहीं है तो किसका है दोस्तों? यह मंगल का है। किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह है, और जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है दोस्तों। बृहस्पति के पास कितने कुल उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। और मंगल का हम लोग देख लिए, डिमोस सबसे छोटा। सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन है? डिमोस। किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे हम लोग ये केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग खाली जगह किसके बराबर होता है? आवर्तकाल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है? तो अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के बराबर, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर, या फिर अर्ध दीर्घ अक्ष की चतुर्थ शक्ति के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। देखिए दोस्तों क्या चीज है कि खगोल विज्ञान में केपलर का ग्रहीय गति नियम हम लोग देख चुके हैं कि सभी ग्रहों की कक्षा जो है वह कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है, और सूर्य इसके केंद्र में होता है, सबको पता है। और जितने सारे ग्रह होते हैं, जितने सारे उपग्रह होते हैं वह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं।
और जो ग्रह होता है वह किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा कैसी होती है? तो समान होती है और समय अंतराल से समान क्षेत्रफल भी तय करती है, ठीक ना, कि जिसका जो जितना दूर जाते जाएगा सूर्य से उसका क्षेत्रफल जो है धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। उसको अपनी सूर्य के चक्कर लगाने में ज़्यादा जो है वह ज़्यादा दिनों का समय लगता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य, ये है हमारा सूर्य ना, और सूर्य के सबसे समीप बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो इसको सबसे कम समय लगाना पड़ेगा। इसके पास आप देख रहे हैं कि जो दीर्घ वृत्ताकार बन रहा है वह छोटा बन रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा बन रहा है, यानी शुक्र ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में ज्यादा समय तय करना पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी को देख लें तो पृथ्वी को थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा और मंगल को थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा। इस प्रकार यही बताता है केपलर के ग्रहीय गति नियम कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे तो सूर्य से ग्रहों की दूरी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो उसका परिक्रमण अक्ष होता है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, समान अनुपात में बढ़ते जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक होती है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि वरुण जो है सबसे लास्ट का ग्रह होता है। कौन होता है? अरुण, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? वरुण हो जाएगा ना। वरुण जो है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे स्थित होती है। 8 ग्रहों में से सबसे लास्ट जो है वरुण आता है। और यह जो है वरुण की दूरी जो है वह पृथ्वी से सूर्य से कितनी है? तो 4.495 अरब किलोमीटर। इसकी दूरी 4.495 अरब किलोमीटर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 10वें भाग के बराबर, 1000वें भाग के बराबर, 100वें भाग के बराबर के आधा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का जितना द्रव्यमान है उससे सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। कितना भाग होता है? 1000वां भाग होता है। दोस्तों बृहस्पति के बारे में हम लोग देख लिए कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वह पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है, यानी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह बहुत ज़्यादा होता है, पृथ्वी की तुलना में 1 करोड़ गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों इस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह भेजा था? तो आप लोगों को पता होगा कि नासा ने इस ग्रह का अध्ययन हेतु जूनो उपग्रह, कौन सा उपग्रह भेजा था? जूनो। कौन सा उपग्रह भेजा गया था दोस्तों? तो जूनो उपग्रह भेजा गया था जो क्या करता? बृहस्पति की सतह पे उतर करके उसका अध्ययन करता। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि हमारी सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आसमान में एक चमकीला तारा दिखाई देता है, तारा टाइप का रहता है, तो तारा नहीं ग्रह है। कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह दोस्तों सर्वाधिक समीप स्थित होता है, इसलिए यह क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बराबर बाद सबसे चमकीला होता है। सबसे ज्यादा चमकीला सूर्य होता है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद जो चमकीला है हमारा वह शुक्र ग्रह है। हम लोग कभी कभी देखते होंगे शाम का तारा या फिर सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इवनिंग स्टार के भी नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र को ही जाना जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, याद रखिएगा शुक्र। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शाम का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला। उसके बाद सूर्य से दूसरा सबसे समीप ग्रह। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यह एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? जब तारे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हों तो उसके समूह को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? तो उसके समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र का दूसरा नाम है दोस्तों तारामंडल। तारों के व्यवस्थित समूह को तारामंडल कहा जाता है। याद आया कुछ? तारों के व्यवस्थित समूह को तारामंडल कहते हैं। नहीं, चलिए, यानी एक निश्चित आकृति होती है जिसमें तारे व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम लोग तारामंडल कहते हैं।
जैसे हम लोग देखते हैं सप्तऋषि ना, सप्तऋषि में इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि 7 तारे जो हैं वह एक समूह बना करके क्या करते हैं तो रहते हैं इस टाइप से। तो ये जो है सप्तऋषि कौन हो जाएगा, सप्तऋषि, यानी तारों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं या तारामंडल कहते हैं, नक्षत्र या तारा मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट है। सूर्य एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट में स्थित होता है। दोस्तों पृथ्वी से निकटतम के आधार पर तारों की कुछ हमारे पास डेटा है कि कौन कितना दूर होता है। तो पृथ्वी से दूरी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तो सूर्य जो है सबसे समीप का तारा होता है। उसके बाद कौन होता है दोस्तों, तो अल्फा सेंचुरी होता है। अल्फा सेंचुरी जो है इसका कितना होता है तो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उतना हो जाता है एक प्रकाश वर्ष, तो 4.3 प्रकाश वर्ष। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद साइरस का है 8.8, प्रोसियन है 11.0, वाइगा है 26.0, आर्कटस है 36.0। उतना हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है, बस हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। उसके बाद अल्फा सेंचुरी जिसकी दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। और सबसे दूर का तारा है उसका नाम क्या है दोस्तों, रिजल। क्या नाम है, रिजल। यह सूर्य से कितना, यह जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, 900 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। याद रखिएगा, सबसे समीप का तारा सूर्य, सबसे दूर का तारा रिजल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, कि कौन सा ग्रह जो है वह पृथ्वी से एकदम समान है, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन। आकार में भी एक जैसा, घनत्व में भी एक जैसा, द्रव्यमान में भी एक जैसा और व्यास भी एक जैसा है। वह कौन है दोस्तों, तो सौर मंडल का दोनों जुड़वा बहन कहलाने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र और पृथ्वी दोनों बहन है। शुक्र और पृथ्वी कौन है, दोनों बहन है। दोनों बहन को आप लोग देखते होंगे कि अधिक समानताएं पाई जाती है बहनों में। तो सौर मंडल में शुक्र ग्रह और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, तो शुक्र और पृथ्वी ये दोनों को क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सूर्य के सबसे समीप होगा वह बहुत ज्यादा गर्म होगा, हॉट होगा। तो हॉट प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो बुध ग्रह को पृथ्वी के सबसे समीप होता है, इसीलिए इसको हॉट प्लेनेट बोला जाता है। उसके बाद गर्म ग्रह शुक्र होता है। तो सबसे ज्यादा गर्म जो है वह कौन है, बुध है। सबसे ज्यादा ठंडा पूछा जाएगा तो वह कौन सा है दोस्तों, सबसे लास्ट वाला वरुण। सबसे ज्यादा गर्म बुध और सबसे कम गर्म यानी सबसे ज्यादा ठंडा कौन है, तो वरुण है, जिसको नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में। ये बुध ग्रह ज्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल का बहुत पतला आवरण पाया जाता है इस ग्रह पे, जो क्या करता है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाता। शुक्र ग्रह जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के निर्मित बादलों की मोटी परत से ढका होता है, इसीलिए सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों, तो सबसे पहला हम लोग देख लिए बुध और दूसरा जो है वह कौन है, शुक्र है। कौन है दोस्तों, शुक्र। कभी कभी ये भी देता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह अगर बुध नहीं रहेगा तो हम लोग किसको मारेंगे, शुक्र मारेंगे। क्यों मारेंगे दोस्तों, क्योंकि शुक्र जो है वह क्या होता है, तो वहाँ पे
एक घने बादल पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित होते हैं, और वह बादल सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देते हैं लेकिन बाहर जाने से रोक देते हैं, इसलिए उस ग्रह का तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुक्र ग्रह। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन, विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट, या फिर विलियम हर्शेल, या फिर निकोलस कॉपरनिकस। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हर्शेल। कौन हो जाएगा दोस्तों? विलियम हर्शेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि अरुण ग्रह की खोज जो है 1791 ईस्वी में हुई, विलियम हर्शेल ने किया, और यह जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा है ग्रह, ये आप जानते होंगे। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। कितने वलय होते हैं? 9 वलय। हम लोग शनि के भी एक वलय देखते हैं, लेकिन इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन प्रमुख होता है। अल्फा वलय, बीटा वलय, गामा वलय, डेल्टा वलय, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। याद रखिएगा आप लोग कि अरुण के पास 9 वलय पाए जाते हैं। दोस्तों इसका खोज कब हुआ? 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? विलियम हर्शेल के द्वारा हुआ। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12,000 डिग्री सेल्सियस, 18,000 डिग्री सेल्सियस, या फिर 24,000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सूर्य का जो पृष्ठ है यानी सतह है उसका तापमान कितना होता है। पृष्ठ का मतलब सतह होता है। ये भी पूछ सकता है कि सूर्य का जो सतह है उसका तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो है सरफेस टेम्परेचर वह 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि इसके कोर जो कोड होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों। तो पृथ्वी का जो केंद्र होता है उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन। कितना होता है दोस्तों? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो सूर्य को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। सूर्य को एक और नाम से पुकारा जाता है आग का गोला। किस नाम से? आग का गोला। किसके नाम से जाना जाता है? आग के गोला के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। पूछेगा कि आप बताइए कि पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के जो सेंटर है, केंद्र है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। यह जो है इसमें क्या क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। और क्या होता है? तो सौर ऊर्जा हम लोगों को उत्सर्जित करता है, सौर ऊर्जा देता है। सबसे अधिक सौर ऊर्जा देने वाला सूर्य है। उसके बाद क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आग का गोला यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट, कोरोना, या फिर स्थल मंडल। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो किरीट। क्या बोला जाता है? किरीट बोला जाता है। किरीट का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? कोरोना होता है। क्या होता है? कोरोना होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सूर्य से धरातल जो ऊपर से हम लोग जब देखते हैं तो ऊपर से 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। तो बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब कोरोना कब दिखाई देता है? तो जब ग्रहण लगा हुआ रहता है उस समय सिर्फ कोरोना दिखता है। देखे होंगे आप लोग। मान के चलिए ये जो है हमारा क्या चीज है? सूर्य है, और इस पर जब ग्रहण लगता है तो इस प्रकार का छाया मिलता है और सिर्फ ये वाला भाग दिखाई देता है। सिर्फ ये वाला भाग जब हम लोगों को दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना, यानी बाहरी परत को। इसको बोला जाता है बाहरी परत को बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? कौन सा प्रक्रिया होता है जो हम लोगों को क्या मिलता है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा मिलती है। ताप उत्सर्जन में, प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन में, नाभिकीय संलयन में कि नाभिकीय विखंडन में? क्या होता है वहाँ?
तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे नाभिक के संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक में संलयन होता है और इसके दौरान जो तापमान है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और सारे तारों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक पाए जाते हैं और नाभिक और हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक दोनों जो है वह क्या करते हैं, संलयित होकर दोनों संलयन करते हैं और संलयन होने पर हम लोगों को ऊर्जा और उष्मा और साथ में प्रकाश की प्राप्ति होती है। दोस्तों तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जब सूर्य में संलयन होता है तो हम लोगों को किस किस जो ऊर्जा है उसकी प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा सबसे पहले क्या क्या मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है और प्रकाश, तीनों चीज मिलता है। ऊर्जा उष्मा प्रकाश, ऊर्जा उष्मा प्रकाश, ऊर्जा उष्मा प्रकाश। चलिए आगे 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह यानी आयरन होगा, उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा होगी। तो लौह ऑक्साइड के कारण एक ऐसा विग्रह है जिसका रंग लाल पूरा दिखाई देता है और लाल जो है वह कौन सा ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। किसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। दोस्तों मंगल की गति जो है, इसकी घूर्णन गति की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी से समान है। किसकी समान है, पृथ्वी समान है। इसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इसके कारण इसका रंग जो है वह लाल हो गया है। चलिए मार्स मिशन, आप लोग अगर मूवी देखे होंगे मार्स, ठीक ना, तो उसमें ये जो है पूरा रेड कलर का वहां पे दिखाया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, शांति का सागर। पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या फिर चंद्रमा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि चंद्रमा एक ऐसा जगह है, एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पे शांति का सागर स्थित है, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ धूल का मैदान, काला धब्बा जो मिलता है हम लोगों को, उसी को शांति का सागर कहा जाता है, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल धूल का मैदान है, काले धब्बों वाला धूल का मैदान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो शांति का सागर कहते हैं। शांति, क्या बोलते हैं, शांति का सागर। दोस्तों यह चंद्रमा का एकदम सबसे पिछला वाला भाग होता है जो हमेशा क्या रहता है, अंधकारमय रहता है। कैसा रहता है, अंधकारमय रहता है। जिस समय अमेरिका का चंद्रयान पहुंचा था अपोलो 11, अमेरिका का जब चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के इसी भाग में सर्वप्रथम पहुंचा था, जहां नील आर्मस्ट्रांग और कौन थे साथ में, बताइए आप लोग, एडविन एल्ड्रिन, क्या नाम था उनका, एडविन एल्ड्रिन, और चंद्रमा के तल पर ये सब दोनों जो है वह अपना कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रमा की सतह पे सबसे पहले प्रथम व्यक्ति पहुंचने वाला कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, और साथ में कौन थे, एडविन एल्ड्रिन थे। कौन से मिशन से गए थे, तो चंद्रयान अपोलो 11। कौन सा मिशन था, अपोलो 11। कौन सा मिशन था, अपोलो 11 था। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि शांति का सागर जो है वह कहाँ पे है, तो चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे शांति का सागर किसको कहा जाता है, वहाँ पे विशाल एक धूल का मैदान है, विशाल। जब हम लोग उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में उसका चला जाएंगे, विशाल धूल का मैदान है। किसका मैदान है, धूल का मैदान, काला धब्बा, एकदम काला मैदान, उसी को हम लोग बोलते हैं शांति का सागर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछता है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह जो है दोस्तों घूर्णन और परिक्रमण की अवधि हमारी एक समान होती है, इसीलिए ऐसा दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, इसीलिए जो है पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या चीज है,
एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। किसके साथ? पृथ्वी के साथ घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। याद रखिएगा, 27 दिन 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटा में यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। और चंद्रमा के इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव उसका पार्श्व भाग दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? जल चक्र आप लोगों को पता होगा कि जल चक्र वाटर साइकिल, यानी यो हमारा जो सतह पे जल है यह क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकृत होकर बादल बनाएगा और बादल बनाने के बाद फिर वापस धरती पे आएगा, उसी को जल चक्र कहते हैं। तो किस ग्रह पे है वाटर साइकिल? तो आप लोगों को पता है, हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं, जीव जंतु जहाँ पे है, पृथ्वी, यहाँ पे वाटर साइकिल पाया जाता है। दोस्तों ये जो है देखिए क्या चीज होता है, तो पृथ्वी हमारा वह कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके सतह पर जल की बहुत भारी मात्रा है। क्या चीज है? बहुत ज्यादा भारी मात्रा है, इसीलिए हम लोगों को यह कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या फिर शनि और वरुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग ढूंढिए क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। क्या होगा दोस्तों? मंगल और बृहस्पति जो है वह कक्षाओं के मध्य उपस्थित क्षुद्र ग्रह जो है, छोटे छोटे, वह उसी एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्या पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह किस सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? तो आप लोग पढ़े हैं ब स प म। देखिए बनाते हैं ब स प म व स य म। ये सूर्य हमारा, ये कौन है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? खगोलीय पिंड एक प्रकार के पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्या नाम है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और न से नेपच्यून। यानी ये जो हमारा मंगल था और ये जो बृहस्पति है, इसी के बीच का पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक ऐसे क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जिसे खुली नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नेक्ड आई से देखते हैं हम लोग। तो वह है दोस्तों फोरवेस्टा, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वह कौन है दोस्तों? फोरवेस्टा। कौन है? फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछता है? वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का पृष्ठीय तापमान सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों बी, जो हमारा डी नंबर है बुध, इसका पृष्ठीय तापमान सबसे ज्यादा होता है। पिछले बार को क्वेश्चन देखे थे कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। याद रखिएगा थोड़ा सा वहां पे, ठीक ना। सबसे ज्यादा गर्म जो है वह कौन है? शुक्र है। और सबसे ज्यादा गर्म पृष्ठीय सतह वाला, ठीक ना, पृष्ठीय तापमान वाला यानी सतह वाला, सबसे ज्यादा गर्म सतह वाला कौन सा ग्रह है? तो वह है बुध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बुध हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप होता है, सबसे निकट होता है, और इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वह सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। इसके बाद कौन कौन है? तो शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये सब स्थान पाए जाते हैं। ब स प म, ब स प म, ब स प म, याद रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है क्रमानुसार। किसका क्रमानुसार? तो पृष्ठीय तापमान किसका अधिक होता है उसके क्रमानुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहस्पति के वलय हैं। बृहस्पति का कैसा वलय है? अस्तित्व विहीन, सिलिकेंटों से निर्मित, बहुत घना व अपारदर्शक, या फिर इसमें से सभी। तो दोस्तों जो बृहस्पति का वलय है वह किससे बना होता है? तो सिलिकेंटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिलिकेंटों से बना हुआ है।
और इन वलयों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवियन रिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? जोवियन वलय या फिर रिंग, जोवियन वलय। इंग्लिश में लिखेंगे तो दोस्तों जोवियन रिंग बोलेंगे। और ये है, इसका सर्वप्रथम खोज कब हुआ था दोस्तों? तो 1979 में हुआ था। और किन के द्वारा किया गया था? वाइजर 1 स्पेस प्रोब, वाइजर 1 स्पेस प्रोब, वाइजर 1 स्पेस प्रोब। दोस्तों ये जो है खोजकर्ता हो गए। वाइजर 1 स्पेस प्रोब 1979 खोज ईयर हो गया। और वो जो रिंग है सिलिकेंटों से निर्मित बृहस्पति का रिंग, उसको क्या बोला जाता है? तो जोवियन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जोवियन रिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ ये जो चैप्टर है हमारा, उसका सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, विस्फोटक तारा है या फिर ब्लैक होल है? दोस्तों सुपरनोवा आप लोग पढ़े होंगे, एक मेरा वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर कि पृथ्वी का निर्माण, उसमें हम बताए होंगे कि ये जो है विस्फोटक तारा है। क्या चीज है? विस्फोटक तारा है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या होता है? जब कोई तारा मरने लगता है तो मरने समय उसका भयंकर विस्फोट होता है, और उसी विस्फोट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस विस्फोट के पश्चात क्या होता है? तो तारे लाल रंग दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? लाल रंग के दिखाई देते हैं, जिसे रक्त दानव के नाम से जाना जाता है। रेड गैंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड गैंट बोलते हैं। रक्त दानव के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों तारों की इस अवस्था में क्या होता है? हीलियम कार्बन में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, और परिवर्तित जैसी होता है वैसी तारे में एक भयंकर विस्फोट होता है, और यही भयंकर विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसके नाम से, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से। कैसे बोलना है कि जब तारे की मृत्यु होती है तो उस समय यह रक्त दानव तारा में बदल जाता है। तारा धीरे धीरे रक्त दानव तारा में बदलने के बाद हीलियम जो है वह कार्बन में बदलने लगता है, और हीलियम जब कार्बन में बदलता है उसी समय एक भयंकर विस्फोट होता है, और भयंकर विस्फोट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट जो है वह क्या है? सुपरनोवा विस्फोट एक प्रकार का विस्फोटक तारा है। दोस्तों वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप YouTube पर जाकर क्या कीजिएगा? तो सक्सेस एरिया सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है दोस्तों? आपको सक्सेस एरिया सर्च करना है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग किया हुआ, स्पेल किया हुआ SUCCESSAERA, और वहाँ पे जाके सर्च करके जो हमारा चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना जो मेहनत करते हैं उसका फल हमारे लिए सब्सक्राइब ही है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।